री एजुकेशन की इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग उत्तर प्रदेश विशेषांक के श्रृंखला में आज की कड़ी में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। वैसे हम लोग जीएस में पहले से ही इंडियन इकोनॉमी को पढ़ते आए हैं, और अगर देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ सिमिलरिटी है। हालांकि अलग अलग बिंदुओं पर उसमें कुछ न कुछ अंतर है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अलग रूप में उस समय विशेष रूप से पढ़ना प्रारंभ कर दिए हैं, जबकि सिविल सर्विसेज में 2 पेपर उत्तर प्रदेश पर फोकस्ड है, उस पर आधारित है। इसलिए हमारी उत्तर प्रदेश की तैयारी बहुत ही विशिष्ट और अवधारणात्मक विश्लेषणात्मक किस्म का होना चाहिए, जिससे कि हम उससे संबंधित यदि मुख्य परीक्षा में कोई टिप्पणी या कोई विस्तृत उत्तर लिखने के लिए प्रश्न आता है तो हम उसकी जो है व्याख्या और विश्लेषण कॉन्सेप्ट के आधार पर कर सकें, इंटरकनेक्टेड अप्रोच के माध्यम से कर सकें और विस्तृत रूप में सभी पक्षों को संक्षिप्त रूप में सम्मिलित करते हुए अपना उत्तर पूर्ण कर सकें। तो जिस तरीके से भारत कृषि प्रधान देश है, फिर भी वहाँ पर सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में तेजी से बदलाव आ रहा है। हम सेवा और विनिर्माण या सेकेंडरी क्षेत्र जिसको कहा जाता है, उद्योग के क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ती हुई कृषि प्रधान देश है। उसी प्रकार से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहले स्वतंत्रता के समय तो कृषि प्रधान प्रदेश था, किंतु यहाँ पर भी जो है सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में बदलाव हो रहा है। जैसा कि हमेशा ही अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। अब इसे सामान्यतः जो है कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र कहा जाता है। हालांकि इसमें कृषि और संबंधित क्षेत्र आता है, ऐसे इसके लिए नाम प्रयोग आता है। तो इसमें कृषि के साथ साथ अन्य क्षेत्र जैसे मत्स्य है, वन है, खनन है, उत्खनन है, इन चीजों को सम्मिलित किया जाता है। उसी तरीके से द्वितीय क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र है, जिसमें निर्माण, विनिर्माण इत्यादि चीजों को सम्मिलित किया जाता है। और तृतीय क्षेत्र में जो है सेवाएं आती हैं मुख्य रूप से, यहाँ पे मुख्य रूप से सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र मुख्य रूप से होते हैं, और इन्हीं से मिलकर के पूरी अर्थव्यवस्था बनती है। कोई भी देश जब पहले अपनी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र रूप से शुरुआत करता है, अगर हम आज़ादी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चूंकि वहाँ पे पूंजी और तकनीक की कमी होती है, तो ऐसी स्थिति में प्राथमिक सेक्टर जो है वो ज़्यादा प्रभावी रूप से एक्टिव होता है, क्योंकि इसमें प्रकृति के नज़दीक की चीज़ें यूज होती हैं। जैसे हम कृषि कार्य करते हैं तो वहाँ पे भूमि का प्रयोग करते हैं, अनाज बो देते हैं, वहाँ से अनाज उगता है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र आता है और यह कृषि कहलाती है। और यह प्रकृति के सबसे नज़दीक होता है, इसमें पूंजी और तकनीक की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। और जब हम इसका प्रयोग करते हुए अगले क्षेत्र में जाते हैं, जैसे गेहूं उत्पादित हो गया और पुनः गेहूं से मैदा बनाया गया, फिर उससे बिस्किट बनाया गया, तो ये जो अगला चरण बनता है ये आपके सेकेंडरी में चला जाता है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग में चला जाता है। और सेवाएं क्या है, पहले और द्वितीय क्षेत्र के लिए जो सहयोग करने वाला जो क्षेत्र होता है वो तृतीय क्षेत्र जो है कहलाता है। इसमें चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, अन्य सारी इसी तरीके की गतिविधियां आती हैं, तो ये महत्वपूर्ण होता है। तो पहले अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र से बढ़ता है और उसमें द्वितीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, इसका रोल बढ़ना शुरू होता है, फिर इसका रोल बढ़ना शुरू होता है। तो किसी भी प्रदेश के या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का यह द्योतक होता है कि वहां पे तृतीय और द्वितीय क्षेत्र जो है तेजी से बढ़ता हुआ आगे बढ़े और एक समय आए कि वो प्राथमिक क्षेत्र से आगे निकल जाए। अगर भारत की अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो यह स्थिति इस रूप में हो गई है कि सबसे ज्यादा योगदान इसका है, फिर द्वितीय का है, फिर प्राथमिक का है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तृतीय क्षेत्र पहले स्थान पे है, पुनः प्राथमिक है, और द्वितीय जो है सबसे लास्ट में आता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि औद्योगिकरण की गति यहाँ पे धीमी है और मध्यम औद्योगिकरण वाला प्रदेश इसीलिए उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था के बारे में समझ यही है कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश होते हुए भी
वह सेवा और औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है। अगर एक लाइन में पूछा जाए, क्योंकि आपके न केवल मुख्य परीक्षा में टिप्पणी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, बल्कि ये साक्षात्कार में भी यहाँ से पूछा जा सकता है, या इकोनॉमी के क्षेत्र में अगर कोई आप निबंध लिख रहे हैं तो भी आप समझिए कि अगर इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप जो है किसी भी इससे जुड़े हुए प्रश्न का एनालिसिस बेहतर ढंग से कर पाएंगे, उसका विश्लेषण कर पाएंगे, उसकी व्याख्या कर पाएंगे। तो ये चीज आपके मेंस के उत्तर को लिखने में आपकी मदद करेगा और एक सरल ढंग से अपने भी विचारों को प्रस्तुत करने में आपको मदद करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो कि अब आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। अब हम अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताओं को लेकर के चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रति व्यक्ति आय किसी समय विशेष में वहां की जो जनसंख्या की जो दर होती है बढ़ने की, और जो वहां का ग्रोथ रेट होता है, दोनों के आधार पर निश्चित होता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जनसंख्या उत्तर प्रदेश की बढ़ रही है, परंतु वहां पे अर्थव्यवस्था उससे तेजी से बढ़ रही है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक निश्चित समय में जनसंख्या और देश की जो जीडीपी होती है उसमें आनुपातिक रूप से प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। तो चूंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है किंतु उससे ज्यादा तेजी से जीडीपी बढ़ रहा है, इसलिए जो है प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है। लेकिन जब हम देश की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हैं तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय जो प्रति व्यक्ति आय है और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में अंतर बढ़ता जा रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो औसत जो देश की जनसंख्या है और जो देश का ग्रोथ रेट है उसमें ज्यादा अंतर है, यानी कि वहां का जो जनसंख्या की वृद्धि है और ग्रोथ रेट है वो काफी आगे तेजी से और अंतर बना करके आगे चल रहा है कि जनसंख्या का औसत जो है वो बढ़ रहा है, किंतु वह ज्यादा तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तुलना में उत्तर प्रदेश के, कि यहाँ की जो जनसंख्या बढ़ रही है और जीडीपी और या इकोनॉमी के ग्रोथ रेट है उसमें अंतर तो है, लेकिन वो अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जब हम राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बात करते हैं तो वहां पे जनसंख्या की वृद्धि और जीडीपी में जो है ज्यादा अंतर के साथ जीडीपी बढ़ रही है। इसीलिए जो है प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय के बीच में अंतर बढ़ता जा रहा है। अब ये अंतर बढ़ने का कारण यह है कि प्रदेश में जो जीडीपी की वृद्धि दर है या ग्रोथ रेट है वो कम है। ग्रोथ रेट जो है वो कम है। इसके पीछे क्या है? निवेश है, असंतुलित विकास है। अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है और अपनी अपनी जो है वहां की विशेषताएं हैं और किस तरीके से अंतर है। निवेश का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति की आय ज्यादा होगी तभी वो अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक खर्चों के बाद अपने इनकम के कुछ भाग को बचा करके वो निवेश कर पाएगा। लेकिन जब आय ही कम होगी तो निवेश ज्यादा नहीं हो पाएगा। जब निवेश नहीं होगा तो बिजनेस व्यापार नहीं हो पाएगा, उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा, जिससे इनकम जो है प्रभावित होगी और वो चक्र चलता रहेगा, जिससे कि जो है व्यक्ति के आर्थिक विकास कम होने के साथ उसकी प्रति व्यक्ति आय जो कम हो जाएगी। तो ये प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ रही है, लेकिन यूपी और राष्ट्रीय स्तर के जो है प्रति व्यक्ति आय में जो है अंतर बढ़ता जा रहा है। दूसरा है राष्ट्रीय आय में यूपी का योगदान घट रहा है। अब ये तो सीधा इसी से जो है संबंधित है कि जैसे यहाँ पे ग्रोथ रेट कम है, जनसंख्या को अगर हम यहाँ से अब हटा दें तो इसका अर्थ ये दोनों को जोड़ करके देखने पर निकलता है कि प्रदेश का जो ग्रोथ रेट है वो राष्ट्रीय स्तर के ग्रोथ रेट से कम है। तो जाहिर सी बात है कि वो ग्रोथ रेट जब कम है तो जो जीडीपी का आकार होगा वो देश की तुलना में जो अनुपात अभी किसी टाइम पर है वो आगे आने वाले समय में अनुपात वो ज्यादा जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। अनुपात उसका बढ़ जाएगा, यानी कि उसका योगदान प्रतिशत जब देखा जाएगा तो वो घट जाएगा।
तो राष्ट्रीय आय में जो योगदान है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के जो है ये पहले वाले पॉइंट से अंतर संबंधित है। तीसरा है आर्थिक क्षेत्र। क्षेत्रीय आधार पर जो है अगर देखा जाए इसे 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है यूपी को। कौन कौन से क्षेत्र हैं? पूर्वी क्षेत्र है, मध्यवर्ती क्षेत्र है, बुंदेलखंड है, और पश्चिमी क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र हैं जो है जिसके आधार पर देश की पूरी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। और इसके लिए जो है अलग तरीके से क्षेत्र के विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक अलग जो है क्षेत्रीय आधार पर इसका वर्गीकरण हो जाता है। तो पूर्वी क्षेत्र जो है इसमें 28 जिले आते हैं, मध्यवर्ती क्षेत्र में 10 जिले आते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में 30 जिले आते हैं और यहाँ पर 7 जिले आते हैं। 7 जिले। तो इस तरीके से सब 75 जिले जो है आते हैं जिनमें जो है इस तरीके का जो वर्गीकरण किया गया है। अब अगर हम इसको देखें तो पूर्वी जो क्षेत्र है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। भले ही यहाँ पे 28 ही जिले हैं लेकिन जिलों का आकार जो है वो बड़ा है, इसलिए ये क्षेत्रफल में बड़ा है, जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है और लिंगानुपात यहाँ पे सबसे अच्छी स्थिति में है। जनसंख्या ज़्यादा है, लिंगानुपात कम है, मतलब लिंगानुपात अच्छा है। पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ लिंगानुपात की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। नगरीकरण, पाश्चात्यीकरण, पोस्ट मॉडर्न इरा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पर कल्चर, सामाजिक जीवन में व्यापक स्तर पर परिवर्तन हो रहा है। तो विकसित तो है ये क्षेत्र किंतु लिंगानुपात यहाँ पर कम है। बिजली विद्युतीकरण यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे विकसित स्थिति में है। तो और सबसे पिछड़ा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र है जहाँ पर औद्योगिकरण की दर कम है, वहाँ पे मिट्टी ककरीली पथरीली पाई जाती है। जल की सुविधा कम थी, हालांकि कई योजनाएं पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था, उन कक्षाओं में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर कई जो है नहरें निकाली गई हैं, कई तरीके की योजनाएं हैं जिसके कारण से जो है इस क्षेत्र में भी धीरे धीरे जो है सिंचाई की सुविधाएं बनाई जा रही हैं, औद्योगिकरण का कार्य किया जा रहा है। लेकिन ये सबसे अभी भी पीछे की स्थिति में और सबसे विकसित स्थिति में ये है। तो ये आर्थिक क्षेत्र के आधार पर इसका वर्गीकरण है। अगला है व्यापार जोन। जब हम अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे हो तो व्यापार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उत्तर प्रदेश में 20 आर्थिक जो है जोन बनाए गए हैं और इन जोन से जो है कर की जो है और बिजनेस व्यापार के माध्यम से जो है टैक्सेस प्राप्त किए जाते हैं, जो कि प्रदेश की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। पहले गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जो है आय प्राप्त होता था, हालांकि ये लखनऊ गाजियाबाद में थोड़े मोड़े अंतर के साथ जो परिवर्तन होता रहता था। तो जब भी आप जाएं परीक्षा देने उसके आसपास आप इसके डेटा को देख लें। व्यापार के क्षेत्र में जो जोन है वो लखनऊ और गाजियाबाद दोनों सबसे बड़े जोन के अंतर्गत आते हैं। और जो आय का जो स्रोत है वो प्रदेश में जो है व्यापार कर, जिसे अब तो बदल दिया गया और जीएसटी कर दिया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 1 जुलाई 2017 से जो अस्तित्व में आ जाता है। 1 जुलाई 2017 से गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस लागू कर दिया गया, वस्तु और सेवा कर। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। दूसरे नंबर पर आबकारी से जो है प्राप्त होता है। और अगर पूरे देश में देखा जाए तो केंद्रीय कर और शुल्कों से जो आय प्राप्त होता है उस मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। यहाँ से कई बार सवाल भी पूछा गया है। तो केंद्रीय अंशों से जो है केंद्रीय
केंद्रीय अंशों से सबसे ज्यादा किसको प्राप्त होता है? यूपी को ही प्राप्त होता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार सवाल यहाँ से पूछे गए, तो इसको भी आप जो है समेट के चलिए। और वैसे भी उसका एक फार्मूला होता है, क्षेत्रफल होता है, जनसंख्या होता है, आय होता है, और भी कई चीजें हैं जिसके क्षेत्र में प्रदेश के द्वारा दी गई योगदान के आधार पर उस फार्मूले से केंद्र के प्राप्त आय और शुल्क से राज्य के अंश का निर्धारण होता है। तो जाहिर सी बात, क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा है, जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, और भी क्षेत्रों में कर सुधार भी किया जा रहा है। तो इस आधार पर जो है उत्तर प्रदेश का अंश सबसे ज्यादा बैठता और बनता है। तो ये व्यवस्था है व्यापार जोन के क्षेत्र में आता है। कृषि के क्षेत्र में अगला अगर हम पॉइंट देखते हैं, जो है कृषि के क्षेत्र में जो है सुधार, क्योंकि ये सभी क्षेत्र मिल करके बनाते हैं किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को। तो 1950 ईस्वी में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन एवं भूमि सुधार संबंधी कार्य जो है प्रारंभ किए गए थे। इसी तरीके से 1953 ईस्वी में एक्ट बनाया गया चकबंदी अधिनियम, जिसे कि 1954 ईस्वी में इसको लागू कर दिया गया। 1954 ईस्वी में इसको लागू कर दिया गया। 1960 ईस्वी में सीलिंग व्यवस्था लागू की गई। सीलिंग का मतलब होता है भूमि या जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, क्योंकि पहले आजादी जब प्राप्त नहीं हुई उसके पहले से जो है बहुत ज्यादा असंतुलन था भूमि के स्वामित्व को लेकर के, क्योंकि जमींदारी प्रथा उस वक्त लागू थी और भूमि से कर वसूलने की कई व्यवस्थाएं और थी। तो उसके अंतर्गत यहाँ पे जो है 1960 ईस्वी में भूमि सुधार के अंतर्गत एक व्यवस्था बनाई गई कि एक सीलिंग कानून बना दिया गया, जिसके अंतर्गत 18 एकड़ और 27 एकड़ और 54 एकड़ की जो व्यवस्था की गई। इसमें जो है 2 फसली सिंचित, 1 फसली सिंचित और असिंचित क्षेत्रों को लागू कर दिया गया कि अगर इस किस्म की भूमि है कि 2 फसली और सिंचित है तो अधिकतम 18 एकड़ हो सकता है, उसके बाद 27 एकड़ और पुनः जो 54 एकड़ की सीमा निर्धारित की गई। चकबंदी व्यवस्था आप जान ही रहे कि किसानों के अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे हुए भूमि को एक स्थान या आसपास के क्षेत्रों में लाने की व्यवस्था जो है वो चकबंदी थी। इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किसान अपनी समय शक्ति और ऊर्जा जो है बचाते हुए एक जगह पर लगा सके और वहां पे उत्पादन को बढ़ा सके, कृषि यंत्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किसी क्षेत्र में किया जा सके, इसलिए ये व्यवस्था लागू की गई। और 1950 ईस्वी में यहाँ पे भूमि सुधार के अंतर्गत जमींदारी व्यवस्था को जो समाप्त की गई और किसानों को उनका मालिकाना हक वास्तविक प्रयोग के आधार पर जो किया जाने लगा। 1992 ईस्वी में आकर के आप लोगों ने देखा होगा कि किसान बही योजना लागू की गई, जिसमें किसान की भूमि, उसका विवरण इत्यादि होता है। 1998 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था दी गई, जिसमें 6 महीने तक किसानों को बहुत ही कम दरों पर लोन की सुविधा दी जाती है। वो भूमि के स्वामित्व के आधार पर दिया जाता है कि ताकि वो भूमि का सुधार कर सकें, भूमि में फसलों का उत्पादन कर सकें, और फसलों का एक समय 6 महीना होता है ताकि वहां से प्राप्त अतिरेक के बिक्री से प्राप्त आय के माध्यम से उस लोन की भरपाई कर सके। तो यह एक इसकी व्यवस्था थी जो भूमि सुधार के क्षेत्र में जो किया जाना प्रारंभ किया गया। अगली व्यवस्था व्यापार के क्षेत्र में अगर हम देखें तो 1948 ईस्वी में बिक्री कर अधिनियम बनाया गया। हालांकि ये व्यापार के क्षेत्र में जो एक्टिविटी थी प्रदेश में, वो कानून को अलग अलग और समय समय पर उसमें सुधार किया जाता रहा, जिससे उसके आकार को जहां पर बढ़ाया जा सके उससे और आय प्राप्त किया जा सके तथा उससे संबंधित अन्य सुधार को, अन्य पक्षों को उसमें शामिल किया जा सके। तो 1948 ईस्वी में बिक्री कर अधिनियम बनाया गया और इसे जो है 1994 ईस्वी में व्यापार कर अधिनियम कर दिया जाता है। व्यापार और बिक्री का तात्पर्य केवल बेचना होता है, जबकि व्यापार में बहुत ही व्यापक दायरा है, खरीदना, बेचना, अन्य सारी गतिविधियां इसमें व्यापार वाणिज्य सब शामिल होता है। तो 1994 ईस्वी में इसे व्यापार कर अधिनियम कर दिया गया। 1999 ईस्वी में माल प्रवेश कर अधिनियम जो है बनाया गया और 1 जनवरी 2008 से वैट की जो है वैल्यू एडेड टैक्स वाला जो है व्यवस्था लागू किया गया और पुनः जो है ये व्यवस्था सबसे लास्ट में जो है 1 जुलाई 2017 को
जीएसटी लागू किया गया, यानी कि जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे उनको एक दायरे में लाया गया और उन्हें वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के दायरे में लाया गया, जिससे जो है करों में एकरूपता लाया जा सके, उनके वसूली की एक इंटीग्रेटेड व्यवस्था किया जा सके और उस पर कंट्रोल किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के एक्टिविटी में लीकेज को कम किया जा सके और प्रदेश के आय को बढ़ाया जा सके। ये सारे उसमें लक्ष्य थे। हालांकि जीएसटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हम आगे के लेक्चर में इस पर एकदम फोकस्ड एक क्लास किया जाएगा, लेकिन इतना जनरली समझना यहाँ पर जो है आवश्यक है। और इसमें एक व्यवस्था जीएसटी काउंसिल की भी बनाई गई। यह एक संवैधानिक जो व्यवस्था बनती है आर्टिकल 279A के अंतर्गत 122वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह व्यवस्था आती है और यह व्यवस्था राष्ट्रपति को यह एम्पावर करती है कि वो जीएसटी काउंसिल का गठन करेंगे। और यह जीएसटी काउंसिल सेंटर और स्टेट का एक ज्वाइंट फोरम है जो कि वस्तु और सेवा कर के संदर्भ में राज्य और केंद्र को इससे संबंधित बिंदुओं पर सुझाव और सलाह देता है। हालांकि इसके द्वारा दिए गए सुझाव और सलाह को मानना बाध्यकारी नहीं है, फिर भी एक मैकेनिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, जो कि 122वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से आर्टिकल 279A के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा एक सेंटर स्टेट के लिए ज्वाइंट फोरम के रूप में जीएसटी परिषद की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। और इस पे जो है समय समय पर ये गठन राष्ट्रपति के द्वारा जो किया जाता है, जो कि व्यवस्था 1 जुलाई 2017 के एक्ट के अंतर्गत जीएसटी में जो है किया गया है। तो ये व्यवस्था ये सुधार के रूप में यहाँ पर लागू होती है। अब इसमें कई उसके स्लैब बनाए गए हैं, कुछ वस्तुओं को इसके दायरे से फ्री किया गया है, कुछ पे 5% लगाया गया है, कुछ पे 12% टैक्स है, फिर 18% है, फिर 28%। तो कुल अगर जीरो को शामिल किया जाएगा तो 5 है। वैसे टैक्स स्लैब जो है 4 ही हैं, क्योंकि कुछ पे 5% लगता, 12%, 18% और 28%। बाकी जीरो पे तो कोई टैक्स नहीं, इसलिए उसको स्लैब में सामान्यतः कई बार नहीं गिना जाता है। और अगर विकल्प में 4 हो ना तो आपको 5 ही लगाना है। तो ये व्यवस्था कुल मिलाकर के व्यापार के क्षेत्र में सुधार पर जो है बल देता है। अब नियोजित ढंग से विकास जो करने की जो बात आई है वो 1971 ईस्वी में राज्य योजना आयोग और नियोजित ढंग से विकास पर जो बल दिया जाना प्रारंभ किया गया। और 1982 ईस्वी में इसे विकेंद्रित ढंग से जो है नियोजन पर और प्रदेश के जो विकास पर बल दिया जाना शुरू किया गया। 1990 ईस्वी में जिला योजना समिति बनाई गई, जिला नियोजन समिति बनाई गई। इसमें जो है 20 से लेकर के 40 सदस्य हो सकते हैं और इनमें से एक 4/5 सदस्य अनिवार्य रूप से उस जगह के, उस जिले के नगर पालिका और नगर पंचायतों के द्वारा चुने गए सदस्यों में से ही लिया जाता है, ताकि वास्तविक रूप से जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का उसमें प्रतिनिधित्व हो सके और अपने क्षेत्र के प्रॉब्लम्स को वहां पर वो रिप्रेजेंट कर सकें, उस पर आधारित योजनाएं बन सकें, बजट के लिए फंडिंग हो सके और उनके माध्यम से जो है सुझाए गए कार्यों के माध्यम से उसका विकास सुनिश्चित किया जा सके। तो 1990 ईस्वी में जिला नियोजन समिति की भी व्यवस्था की जाती है। 1990 ईस्वी में ही पूर्वांचल क्षेत्र विकास निधि की व्यवस्था बनाई गई, एक फंड की व्यवस्था बनाई गई। बेसिकली ये माना गया कि पूर्वांचल का क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है कि यहाँ पे जनसंख्या है, जनसंख्या का घनत्व अधिक है, तो इसलिए उस क्षेत्र के लिए योजनाएं, उस क्षेत्र के विकास पर फोकस करना चाहिए इन्हीं पॉइंट्स ऑफ व्यू से। 1990 ईस्वी में एक स्पेशल योजना यहाँ पे बनाई जाती है और इसी के साथ 2 और योजनाएं आती है 1993 ईस्वी में और 1999-2000। ये एमपी लैड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की व्यवस्था की गई और यहाँ विधायक क्षेत्र विकास निधि की व्यवस्था की गई। इसमें संसद सदस्यों के लिए व्यवस्था की गई है कि वो प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए की योजनाओं पर विकास करने के लिए योजनाओं का सुझाव वो जनपद के जिलाधिकारी को दे सकते हैं। हालांकि ये 2011-12 से 5 करोड़ की व्यवस्था की गई है और इस पे बदलाव के लिए भी जो है हमेशा से प्रपोजल आता रहता है, इसलिए यह एक आंकड़ा आधारित जो है सूचना है, तो इसको एग्जाम के दौरान भी देख ले तो ज़्यादा बेहतर। वर्तमान समय में 5 करोड़ है और यहाँ पर भी 2 करोड़ की जो व्यवस्था की गई है, इसमें जो है अलग अलग
मदें हैं जिस पर जो है विधायक के द्वारा अपने क्षेत्र में खर्च करने की व्यवस्था की जाती है। इसका जो है यहाँ पे चर्चा करने का मेन उद्देश्य क्या है कि विकास के लिए ये भी जो है व्यवस्थाएं और योजनाएं हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये सारी जो है एक्टिविटी है जिसके माध्यम से किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उसमें निहित जो इकोनॉमी की जो है व्यवस्था है, उसकी जो है विशेषताएं हैं, जो कृषि है, जो व्यापार है, जो नियोजन है, उसको समझना आसान हो जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि यह टॉपिक भी पूरी अर्थव्यवस्था को एक कॉन्सेप्ट के रूप में समझने में आपको मदद करेगा तथा आपको किसी भी टॉपिक को व्याख्यात्मक रूप से, विश्लेषणात्मक रूप से लिखने में जो है एम्पावर करेगा। इसी तरीके से आप इन टॉपिक को समझते रहिए। मैगजीन्स और बुक आप भी जो है पढ़ते रहिए। बुक को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। आप अपनी रणनीति बनाते रहिए और स्कीम के तहत किसी भी टॉपिक और किसी भी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करने का जो आप प्रयास करते रहिए, क्योंकि जब आप एक स्ट्रेटजी के अंतर्गत इस रूप में पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में जो है दावेदारी जो है मजबूत होती रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से आप अपने जो है सिलेबस का, अपने टॉपिक का, अपने चैप्टर को तैयार करेंगे और परीक्षा में अपनी दावेदारी को मजबूती से पेश करेंगे। तो आज के संक्षिप्त लेक्चर में बस इतना ही। पुनः अगले टॉपिक में कुछ नई जानकारी के साथ और इसी यूपी श्रृंखला के अगली कड़ी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।